नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की हमारी क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है बायोलॉजी की। इससे पहले हमने आपके साथ एक क्लास डिस्कस कर ली है, जो भी लोगों ने ना देखी उसको आप लोग ज़रूर देखिए। और हमने लगभग आपको सारे सब्जेक्ट की मैराथन भी प्रोवाइड करा दी है। तो जो भी लोग इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो ज़रूर आप चैनल पर जाइए और उन सारी मैराथनों को देखिए। वो आपके TRE 4 के एग्जाम के लिए रामबाण क्लासेस साबित होंगी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। उससे पहले जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब जो आपके प्रियंका चौहान जी ने दिया है वो बिल्कुल सही है। उसका जवाब आपका एरिल यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पौधों में प्रदीप्त कलिता की खोज करने वाले आपके कौन है। तो याद रखना, पौधों में जो आपके प्रदीप्त कलिता की खोज की थी वो आपके गार्डनर और एलार्ड ने की थी। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। आपके गार्डनर और एलार्ड हैं कौन। आपसे एक्सप्लेन में कहता है कि पौधों में प्रदीप्त कलिता की खोज गार्डनर और एलार्ड ने सन जरूर याद रखना 1920 में की थी। कुछ पौधों में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कुछ पौधे आपके ऐसे हैं जब उसमें फूल खिलते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरत होता है, उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसे ही पौधों को क्या कहते हैं हम लोग, प्रदीप्त कलिता कहते हैं। यहाँ पौधों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। ये जो नियम है आपके पौधों पर ही नहीं बल्कि एनिमल्स पर भी आपके लागू होता है। कहता है प्रदीप्त कलिता के आधार पर तो पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर, आपके प्रदीप्त कलिता के आधार पर। देखते हैं पहला कौन सा पार्ट है। कहता है लंबे दिन वाले पौधे। जिन पौधों को प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है वे पौधे अधिक लंबे दिनों वाले पौधे होते हैं। ये भी याद रखना है, जिनको आपके अधिक प्रकाश की आवश्यकता होगी वो आपके अधिक दिनों लंबे दिनों वाले पौधे होंगे। जैसे आपके कौन कौन है, इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना। मूली हो गया, पालक हो गया और आपका चुकंदर हो गया आदि। ये आपके कैसे पौधे हैं, ये आपके लंबे दिनों वाले पौधे हो जाएंगे। सेकंड पार्ट आपसे क्या कहता है, जो 3 वर्गों में बांटा गया। दूसरा पार्ट आपसे कहता है छोटे दिन वाले पौधों की क्या खासियत होती है। जिन पौधों को प्रकाश की कम आवश्यकता होती है उन्हें छोटे दिन वाले पौधे कहा जाता है। यानी सीधा सा आपको याद रखना है, जिनको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होगी उन्हें क्या कहेंगे, बड़े दिन वाले पौधे कहेंगे। जिनको कम आवश्यकता होगी उन्हें छोटे दिन वाले पौधे कहते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका सूरजमुखी हो जाएगा, चावल हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा और आपका तंबाकू हो जाएगा, आदि हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड थर्ड पार्ट देखिए आप लोग एक्सप्लेन को ये ना समझिए कि एक्सप्लेन काफ़ी कर रहे हैं। एक्सप्लेन वाली जो भी चीज़ें वो सारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनको आप लोग जरूर देखते हुए चलिए। थर्ड लाइन आपसे कहती है दिन तटस्थ पौधे। तीसरा आपका कौन है, दिन तटस्थ पौधे। वे पौधे जिनमें दिन की लंबाई की परवाह किए बिना क्या हो जाते हैं, फूल आते हैं, दिन तटस्थ पौधे कहलाते हैं। जैसे आपके गुलाब हो गया, टमाटर हो गया और आपकी ककड़ी आदि। ये आपके कैसे पौधे हैं, दिन तटस्थ पौधे हो जाएंगे। तो आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे प्रदीप्त कलिता के बारे में सारी चीज़ें। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला, कहता है पादप कार्यकारी पौधों में जनन। अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। 482 नंबर आपसे कहता है स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे क्या ग्रहण करते हैं, आपके नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड या पानी। तो याद रखना, जो आपकी स्टोमोटा की पत्तियां होती हैं उनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा जो पौधे होते हैं वो आपके क्या ग्रहण करते हैं। तो याद रखना, उसके द्वारा आपके जो पौधे होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे आपके छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड आपके ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 483 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है जल परागित पुष्पों में परागकण आपके होते हैं किस तरीके के होते हैं, हल्के एवं चिकने होते हैं या चिपचिपे होते हैं या सूखे होते हैं। तो याद रखना, जो आपके जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं वो आपके किस तरीके होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना वो आपके ड्राई होते हैं यानी सूखे होते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है जल परागित पुष्पों में आपके परागकण कैसे होते हैं, सूखे होते हैं या तो ड्राई होते हैं। ये लाइन जरूर याद रखना। फिर कहता है जल परागण वाली प्रजातियों के परागकणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से क्या प्राप्त करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। किसकी परत, आपके श्लेष्मा की परत जो होती है। आगे कहता है उनके पास एक श्लेष्मा आवरण भी होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी में भीगने से भी क्या करती है, बचाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 484 नंबर क्या कहता है।
कहता है पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक कौन है। यानी जो आपकी पौधों की जड़ें होती हैं उसमें कहता है मृदा से जल प्रवेश करने वाला आपका कारक कौन सा होगा, वायुदाब होगा या कोशिकत्व होगा या ऑस्मोटिव दाब होगा। तो देखते हैं इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑस्मोटिव दाब जो होता है, इसकी वजह से आपकी जड़ों में मृदा से क्या जल आपका प्रवेश करता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक आपके ऑस्मोटिक दाब है। ऑस्मोटिक दाब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। नोट करके देखते हैं क्या कहता है। कहता है एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा पानी मिट्टी से जड़ बालों में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी में आपके घोल हाइपोटोनिक हैं, जबकि जड़ जो है वो बाल कोशिका में कोशिका रस हाइपरटोनिक है। फिर क्या होता है, फिर कोशिका से कोशिका परासरण द्वारा कार्टिकल कोशिकाओं से होकर गुजरता है और जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं 485 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वी आप 5 बार भी बना लेंगे तब भी ये उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जरूर याद रखना। कहता है अदरक एक भूमिगत तना है। अदरक कैसा है आपके, एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है। इसके पीछे का रीजन पूछा गया है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपसे क्या कहता है, यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। फिर कहता है इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। फिर कहता है थर्ड ऑप्शन, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो याद रखना इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन कहता है इसमें गांठ व पर्व होते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा, इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है वो आपका भूमिगत तना कहलाएगा। भूमिगत तने में पर्व, संधियाँ, पर्णकलिकाएँ तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण क्या होते हैं, मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण क्या है, हल्दी, अदरक, केला आदि। ठीक है, अब देखते हैं 486 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। 86 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है। तो चलिए देखते हैं पुष्प का वह कौन सा हिस्सा होता है जो आपका फल बनाता है। पहला ऑप्शन है कार्पल, कोरोला, स्टेमेन। तो याद रखना ये जो आपका कार्पल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कार्पल जो है यही आपका पुष्प का वह हिस्सा होता है जो आपके वास्तव में क्या बनाता है, फल बनाता है। अब एक्सप्लेन पढ़ेंगे, वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। कहता है निषेचन के बाद पुष्प का अंडकोश में बदल जाता है। यानी जो आपकी निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके बाद जो आपका पुष्प है वो आपके अंडकोश में क्या हो जाता है, बदल जाता है। कार्पल जो है स्त्री केसर का एक भाग होता है। किसका भाग होता है, आपके स्त्री केसर का। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपका फल बनता है। 487 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कौन सा पौधा आपके, हिमालयन यू नामक। तो पहला ऑप्शन है ये जो आपका पौधा होता है हिमालयन यू नामक औषधि पौधा, ये आपके हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है हिमालयन यू, हिमालयन से याद रखना हिमालयन मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनियाँ और जड़ों से टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है। कौन सा यौगिक, टेक्सोल। और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो हिमालयन यू नामक औषधि पौधा होता है इसका उपयोग हम लोग कैंसर के इलाज में भी करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होने वाला है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम यानी मानव शरीर के तंत्र से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो डिस्कस करने वाले, जो भी पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। कहता है आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की जो गति होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, तो उसको हम लोग जो है
क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। चलिए इसका एक्सप्लेन देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाए। कहता है मानव की आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमाकुंचन कहलाती है। यह गति मानव की समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती रहती है, जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पाचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसारित होता रहता है। रक्त कहती है जो आपकी रक्त वाहिकाओं तथा श्वास निकायों में भी इस प्रकार की गति क्या होती है? आपके संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किस में होता है? जो आपका एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ होता है ये आपके आंतरिक कर्ण में होता है। अब किस तरीके से होता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है एंडोलिम्फ एक तरल पदार्थ है जो आंतरिक कर्ण के झिल्लीदार लेब्रिया में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है? आपके लेब्रिये में मौजूद होता है। कर्णावत वाहिनी या स्काला मीडिया शरीर के सर्पिलंका क्या करते हैं? आपके निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 490 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? कहता है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम आपका कौन सा है? यानी जो आपके ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करेगा, पूछा गया इनमें से आपका वो एंजाइम कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो आपका जाइमेज हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेन समझते हैं। कहता है जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम आपके ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करेगा? तो जाइमेज। यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से यह क्रिया करता है। किस प्रक्रिया के माध्यम से क्रिया करता है? तो आपके किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जो आपकी रक्त प्लेटलेट्स होती हैं ये आपकी किस चीज़ में मदद करती हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आपकी याद रखना जो आपकी रक्त प्लेटलेट्स होती हैं ये आपके रक्त स्कंदन में मदद करती हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त स्कंदन करती हैं और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का भी काम करती हैं। ये कोशिकाएं द्रव से बनी होती हैं। मानव शरीर के रक्त में सामान्य प्लेटलेट्स काउंट आपके कितना होता है? इसको आप लोग जरूर याद रखना। 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होता है। प्लेटलेट्स काउंट्स आप लोग जरूर याद रखना, इसकी संख्या पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपका रक्त प्लेटलेट्स जो आपकी होती हैं वो आपके किस चीज़ में मदद करती हैं? तो रक्त स्कंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 492 के नंबर क्या कहता है? कहता है कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वो ग्रंथि जो आपकी होती है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है तो वो आपकी होती है पेनक्रियाज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज बोलते हैं या अग्न्याशय भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूपों में आपके कार्य करती है। कहता है अंतःस्रावी कार्य या इंसुलिन या ग्लूकागोन जैसे हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करता है जो रक्त शर्करा के स्तर को क्या करते हैं? नियंत्रित भी करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या कहता है? कहता है बाह्यस्रावी कार्य या पाचक एंजाइम आपके उत्पन्न करता है जो अग्न्याशय नली के माध्यम से छोटी आंत में क्या होता है? स्रावित होते हैं, जिससे आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पाचन में क्या मिलती है? आपकी सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 493 नंबर क्या कहता है? 493 नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? चलिए देखते हैं। जो आपका एरोबिक श्वसन होता है उसमें पूछा गया है कि CO2 का निष्पादन जो है आपके कितने चरणों में होता है या कितने पदों में होता है। तो ये याद रखना है, इसका जवाब आप लोग जरूर याद रखना। ये आपके 3 पदों में होता है। अब इसका हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसका एक्सप्लेन क्या कहता है? एक्सप्लेन काफ़ी ध्यान से समझना आप लोग। कहता है एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की आपकी एक प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। ये आपके 3 चरण हो जाएंगे इसके। कहता है एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में आपके CO2 का निष्पादन होता है। लाइन आपसे कहती है कि प्रथम बार पाइरूवेट के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के समय और 2 बार क्रेब्स चक्र के दौरान। ठीक है, तो आगे आप इसका एक्सप्लेन समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 494 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
कहता है मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है। यानी जो आपके मानव गुर्दे होते हैं इसमें आपसे पूछा गया कि निस्पंदन इकाइयों को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं या न्यूरॉन बोलते हैं। तो याद रखना जो आपके मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई आपकी नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं और रक्त को फिल्टर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप समझ सकते हैं गुर्दे का कहाँ कहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याद रखना इनको, गुर्दे जो है शरीर के संतुलन में भी आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रक्त को क्या करते हैं, ये फिल्टर करने में भी आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कहता है टेकीकार्डिया में आपकी हृदय की गति हो जाती है, धीमी हो जाती है, सामान्य या तेज। तो याद रखना टेकीकार्डिया में आपकी हृदय की गति जो है वो तेज हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब 495 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है टेकीकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य क्या है, विकार है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से अधिक तेज होती है। यानी जब आराम की अवस्था भी होगी उसमें भी आपकी हृदय की गति जो है वो सामान्य अवस्था से बहुत अधिक तेज होती है। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं 496 नंबर आपसे पूछता है कि लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं। तो जो आपके लैक्टियल्स होते हैं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किससे रिलेटेड होते हैं तो याद रखना ये आपके वसा अवशोषण से संबंधित होते हैं। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। तो आपके लैक्टियल्स होते हैं ये आपके किससे संबंधित होते हैं, ये आपके वसा अवशोषण से संबंधित होते हैं। लैक्टियल्स का कार्य होता है पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं से अवशोषित करते हैं जो उन्हें नेक्स्ट लाइन कहता है कि जो उन्हें दूधिया सफ़ेद रूप देता है। लैक्टियल्स लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में भी कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। कहता है उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। यानी जो आपके उभयचर होते हैं वो सांस लेने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके फेफड़ों का भी प्रयोग करते हैं, त्वचा का भी और आपके गलफड़ों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक्सप्लेन देखेंगे वहाँ से सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी। कहता है उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल आपके दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। उभयचर जीवों में श्वसन त्वचा और फेफड़ों से करते हैं, उनमें से कुछ गलफड़ों के माध्यम से भी सांस ले सकते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इसमें 3 कक्षी दिल भी पाए जाते हैं। कितने कक्षी, 3 कक्षी। देखते हैं 498 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछता है। कहता है लार का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में रूपांतरण करना या स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण या वसा का विटामिन में रूपांतरण। तो याद रखना लार का जो प्रमुख कार्य होता है वो आपके स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण होता है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है लार में एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है, आपके परिवर्तित करने का कार्य करता है। देखते हैं 499 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपके हमेशा कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आपके वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये भी याद रखना जो आपके मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आपका कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा। रेटिना उत्तक की कैसी परत होती है, ये आपकी पतली परत होती है जो आपसे कहता है कि जो आँख के पिछले हिस्से को अंदर की तरफ क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हृदय केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है, शार्क के मामले में, व्हेल के मामले में, छिपकली के मामले में। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करना।
और आज के इसी क्वेश्चन के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। और आप लोग एक बात जरूर याद रखना कि हमने लगभग सारे सब्जेक्ट को आपको मैराथन प्रोवाइड करा दिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट थे इस बुक में, सारी सब्जेक्टों को हमने आपको ऑलरेडी मैराथन प्रोवाइड करा दिए। एक दो सब्जेक्ट बचे हुए उनको भी हम बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो प्लीज़ आप लोग टाइम निकाल कर जरूर देखिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ। तो प्लीज़ आप उनको 1 से 2 बार जरूर देखिए, जब तक कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में ना आ जाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। और हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको एक फिर से बुक हमने प्रोवाइड कराई है, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िए जाकर, चैनल से जुड़िए जाकर टेलीग्राम चैनल से आप लोग, क्योंकि वहाँ पर